सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मिल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन 2026 की तैयारी। तो आपको पता है कि जो अभी कुछ महीने पहले 2025 का जो एग्जाम हुआ वो अब की बार बहुत ज़्यादा टफ आया था और ये लगभग बहुत साल बाद इतना टफ आया है। तो इससे क्या होता है, इससे चेक हो जाता है कि जो एग्ज़ाम लेते हैं उसे पता चल जाता है कि किस लेवल पे जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं और आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें किस टाइप का जो एग्ज़ाम सेट करना चाहिए। तो हर बार ऐसा पेपर नहीं आता है, आपको पता है कि पता नहीं कितने साल बाद इतना टफ पेपर आया होगा। तो चलिए इसमें हम देखिए क्या क्या हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जो पिछले 3-4 साल के और जो इस साल के भी क्वेश्चन पेपर है वो हम कवर करेंगे इसमें। उसके बाद कंप्लीट बैंकिंग सिलेबस इसके अंदर रहेगा, फुल इंग्लिश सिलेबस रहेगा कंप्लीट, जितनी भी हमारे पास इंग्लिश आती है। उसके बाद पीएनबी पथ प्रदर्शक रहेगा। अभी पीएनबी पथ प्रदर्शक क्या है देखिए, जो पीएनबी से नहीं है उनको अगर नहीं पता है तो ये भी आपका एक सिर्फ सिलेबस है जिसमें कि आपका ब्रीफ में दिया होता है सिलेबस, और यहाँ से भी अगर आप कवर कर लेते हो तो यहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो ये सभी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएनबी के लिए, कुछ स्कीम इसमें ऐसी होती है जो सिर्फ पीएनबी के कैडर्स के लिए होंगी, बाकी सारा जो सिलेबस होगा वो सभी के लिए होगा। उसके बाद इसमें हम करेंगे डेली मॉक टेस्ट। पिछले साल भी जो हमने इस साल भी जो हमने किया उसमें भी हमने लगभग 25-30 मॉक टेस्ट किए थे, तो इसमें भी वो सीरीज हम लेके आएंगे और डेली अपडेटेड आपके पास जो मॉक टेस्ट आते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पीडीएफ कि आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी और इसमें हम कवर करने वाले हैं 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट के टाइम में आपके पास आएंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके पास जो एमसीक्यू में आ जाएंगे। उसके बाद आज का देखिए जो टॉपिक हमारे पास है, क्लास फर्स्ट है हमारे पास ये, और ये हमारे पास है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हर बार इसमें से आता ही है हमारे पास। कुछ हैं जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और आरबीआई एक्ट है। इनमें से ये बेसिक है, सभी कैडर्स के लिए है और ये आता ही आता है, हर बार आता है। तो इसकी आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है और आपके जो भी कोलीग्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनको भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो कि यहाँ पे जो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कब पास हुआ था, 1949 में। BR Act यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was enacted to consolidate and amend the law relating to banking and provide for suitable framework of regulation of banking companies। यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो किस लिए बनाया गया था कि जो बैंक है उसका काम किस तरीके से होगा, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, और जो उसकी कुछ अमेंडमेंट जो होती रहती है, आपको पता है कि अमेंडमेंट चलती रहती है, वो अमेंडमेंट करने के लिए, और एक सुटेबल फ्रेमवर्क यानी कि किस तरीके से जो बैंक की जो काम करेगा बैंक, वो सारा किसके अंदर था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो एक्ट है उसकी जो प्रोविजंस है जो इसके अंदर दी गई होती है, सेक्शन जो दिए होते हैं वो कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट होता है बैंकिंग कंपनीज में, उसके बाद इन एडिशन टू अदर लॉज विच आर एप्लीकेबल टू सच कंपनीज, और उन कंपनीज पे भी ये लागू होते हैं जो कि इससे रिलेटेड ही काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड काम करती है, अनलेस अदरवाइज स्पेशली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है थस कंपनीज एक्ट 1956 इज एप्लीकेबल एक्सेप्ट वेयर स्पेशल प्रोविजन आर मेड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि जो बैंकिंग जो कंपनी एक्ट होता है 1956 वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है अगर एक्सेप्शन नहीं दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये कुछ हमारे पास कि हम किस चीज़ के अंदर इसके अंदर डील करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इन शॉर्ट द बीआर एक्ट डील्स विद, किसके साथ डील करता है,
रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, सबसे बड़ा जो इसका काम है वो क्या है कि जो बैंकिंग कंपनीज है उसके बिजनेस को रेगुलेट करना, यानी कि जो बिजनेस है वो लॉ के हिसाब से कैसे चले तो उसको जो ये रेगुलेट करता है, उसको चलाता है। सेकंड है कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल होगा पूरा मैनेजमेंट का, उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वो सारा सारा किसके अंदर अंदर आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है सस्पेंशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यानी कि सस्पेंशन का क्या मतलब है कि अगर कोई बैंक है या कोई बैंकिंग कंपनी है जो कि कोई फ्रॉड कर देती है या वो जो काम है वो लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से नहीं करती, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसका सस्पेंशन किया जा सकता है, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनी, या फिर उसको जो पूरा कंप्लीटली क्लोज भी, बंद भी उसको कर सकता है। तो ये सारे काम किसमें होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट है पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, यानी कि पेनल्टी लगाना। ये आपने अभी कुछ दिन पहले भी आया था कि 2 बैंक्स के ऊपर जो पेनल्टी से लगाई गई थी, जिसमें शायद पीएनबी भी था। तो उसमें क्या था कि जो प्रोविजन दिया मान लो एक्ट के अंदर कि उस तरीके से वो काम नहीं चल रहा था, तो जो रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो उसके कारण उन पे पेनल्टीज लगाई गई थी। तो ये जो पेनल्टीज है ये भी कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। नेक्स्ट है द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, अब आपको पता है कि जो एक्ट है वो आया कब था, 1949 में, ठीक है। और कब आए थे, एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, 16/3/1949, 16/3/1949। उसके बाद नेक्स्ट है अर्लियर द नेम वाज बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इससे पहले इसका नाम क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है नेम चेंज, नेम चेंज कब हुआ, 1/3/1966 को, यानी कि जो 1949 है उस वक्त कौन सा एक्ट आया था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट। नाम चेंज कब हुआ था, 1/3/1966 को इसका नाम चेंज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है वाज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर इन 1956, और 1956 में इसको जम्मू एंड कश्मीर में जो लागू कर दिया गया था। अब आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर का हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई रूल एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, लेकिन जब से वहाँ से जो आर्टिकल 370 वहाँ से हटा है, तो उसके बाद ये जो प्रोविजन है कि जम्मू कश्मीर में वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब आपको आगे चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि जो एक्ट है वो सारे के सारे इंडिया में लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 5 ऑफ ए, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में देखिए क्या होगा, सिक्योरिटीज इन विच ए ट्रस्टी मे इन्वेस्ट मनी अंडर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है और कब लागू होता है, 1882 में। तो उसके अंदर जो क्या बोला गया कि सिक्योरिटीज इन विच ट्रस्टी, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी जिसके अंदर की ट्रस्टी मनी इन्वेस्ट कर सकता है, और कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसके बाद सेक्शन 5B बैंकिंग, सेक्शन 5B में क्या बताया गया बैंकिंग के बारे में, यानी कि मींस, यानी कि जो बैंक है और उसका जो काम है बैंकिंग, उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मींस एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि मनी को पब्लिक से लेना है, एक्सेप्ट करना है, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए, लैंडिंग के लिए, यानी कि उसको वापस मान लो पब्लिक को देने के लिए लोन के रूप में, या एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैंक उसको इन्वेस्ट कर सकता है, और रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि मनी लिया तो जरूरी नहीं है कि उसको लैंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको रीपेबल ऑन डिमांड भी होगा। वो मान लो किसी ने अपना फिक्स डिपॉजिट में पैसा डलवाया है या किसी ने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला है, तो वो ऑन डिमांड उसको वापस मिल जाए, तो वो सारा किसके अंदर आता है, बैंकिंग के अंदर आता है, यानी कि वो क्या होगा, रीपेबल ऑन डिमांड। और अदरवाइज एंड विड्रॉल एबल बाय चेक
ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, यानी कि या तो रीपेएबल ऑन डिमांड होगा या फिर जो वो मिल सकता है विड्रॉएबल बाय चेक, यानी कि चेक से निकाल सकते हैं उसको, या फिर ड्राफ्ट ऑर्डर से उसको निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आता है? सेक्शन 5B के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 5C, बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी जो है वो कौन कौन सी होंगी? मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है वो सारी की सारी क्या होंगी? बैंकिंग कंपनी। तो ये जो सेक्शन हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको बताएगा कि जो बैंक है और जो बैंकिंग है वो क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 5 के 5B में बताया गया कि बैंकिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 5F। अब देखिए आपके पास जो एग्जाम आता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आएगा कि 5A में बोला गया 5B में, बिल्कुल इजी आ जाता है। कई बार सीधा सा बोल देंगे कि बैंकिंग को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो वहाँ पे सेक्शन 5 आ जाएगा, 8 आएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको सीधा वहाँ पे क्या करना है? सेक्शन 5 वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 5F, डिमांड लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके पास यहाँ पे दो टाइप की होंगी, एक तो डिमांड और एक टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी क्या होगी? विच मस्ट बी मेट ऑन डिमांड, यानी कि जो डिमांड पे दी जाती है वो होती है डिमांड। जैसे कि इसमें कौन सा होगा? डिमांड लायबिलिटी में क्या होगा? इंक्लूड सेविंग एंड करंट अकाउंट। अब सेविंग और जो करंट अकाउंट है उसके अंदर जो पैसा डाला गया है वो पेएबल होता है डिमांड पे, यानी कि जब भी जो कस्टमर है उसको डिमांड करेगा कि मुझे पैसा चाहिए तो उसको वो पे कर दिया जाता है। तो यानी कि ये क्या होता है? इसके अंदर जो कौन सी लायबिलिटी होगी? डिमांड लायबिलिटी होगी, जो डिमांड पे किया जा रहा है। उसके अंदर आ गया सेविंग और करंट अकाउंट। उसके बाद टाइम लायबिलिटी क्या होती है? विच आर नॉट डिमांड लायबिलिटी, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो कि डिमांड लायबिलिटी नहीं होगी, यानी कि जैसे टाइम लायबिलिटी इंक्लूड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होगा, जो एफडी बनेगी या आरडी बनेगी, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आप जो कस्टमर है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कभी भी जो पैसे निकलवा सकता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम होता है, तो वो हमारे पास होता है टाइम लायबिलिटी। नेक्स्ट है सेक्शन 5N, सिक्योर्ड एडवांसेज। इसमें देखिए क्या आएगा? एडवांस वेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एट एनी टाइम इज नॉट लेस देन एडवांस आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक सिक्योर एडवांस रखना होता है जिसमें कि क्या है कि जो एडवांस होगा उसकी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एट एनी टाइम, यानी कि जो सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू होगी वो कभी भी आउटस्टैंडिंग एडवांस से कम नहीं होनी चाहिए, वो होता है सिक्योर एडवांस। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 6(1), फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज, यानी कि ऐसी बिजनेस जिसके अंदर की बैंकिंग कंपनीज एंगेज हो सकती है, यानी कि वो काम वो कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? देखिए ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं? बोरोइंग, रेजिंग, यानी कि बोरो करना या रेज करना, और टेकिंग अप ऑफ मनी, द लैंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी, यानी कि मनी लैंड करना, एडवांस करना देना, डीलिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिजरी नोट्स, कूपन्स, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट, वारंट्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास होते हैं फॉर्म्स जो कि जो बैंकिंग कंपनीज है वो ये सब कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया सेक्शन 6.1 के अंदर कि जो बैंकिंग कंपनीज है वो कौन कौन से जो बिजनेस अपने कर सकते हैं, इससे अलग कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। और ये जो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजरी नोट्स हैं, तो ये भी हम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आएगा वहाँ पे हम ये कंप्लीटली पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 6.2, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। अब 6.1 में बताया गया कि कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, और 6.2 में क्या बोला गया कि कौन कौन से बिजनेस नहीं कर सकते। तो बैंकिंग कंपनीज कैन नॉट डू सच बिजनेस अदर देन दोज इन सब सेक्शन 6.1, यानी कि
जो 6.1 के अंदर नहीं दिए गए हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। जो 6.1 सेक्शन के अंदर दिए गए सिर्फ वही बिजनेस बैंकिंग कंपनीज कर सकती हैं। जो यहाँ पर नहीं दिए गए वो बिजनेस बैंकिंग कंपनीज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 7। देखिए क्या है, बैंकिंग कंपनी मस्ट यूज द वर्ड बैंक, बैंकिंग, बैंकर और बैंकिंग कंपनी। यानी कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंक से रिलेटेड जो कंपनीज हैं बैंकिंग कंपनीज, उनको अपने साथ अपने नाम के साथ क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, बैंक या फिर बैंकिंग, बैंकर या फिर बैंकिंग कंपनी। ये वर्ड यूज करना मैंडेटरी है, इसके बिना बैंकिंग कंपनी जो ओपन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है नो कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी कैन यूज द वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग एज पार्ट ऑफ देयर नेम। और अब ये तो हमने पता चल गया कि जो बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, बैंक, ये सिर्फ बैंकिंग कंपनी ही यूज कर सकती है वर्ड, और इससे अलग जो कोई भी कंपनी है वो कोई भी कंपनी ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें subsidiaries of banks and association of banks in certain cases are exempted from this restriction। और कुछ एसोसिएशन ऑफ बैंक्स हैं या सबसिडायरीज हैं जो कि इसमें इस एग्जेम्प्टेड किए गए इस रिस्ट्रिक्शन से, यानी कि वो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 8 prohibits a banking company from engaging directly और इनडायरेक्टली इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यानी कि सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है बैंक को कि वो कोई भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन बैंक के ऊपर की गई है सेक्शन 8 के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बैंक है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। और उसमें क्या गया, बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि किसी भी गुड को सेल करना, बाई करना या फिर बार्टरिंग ऑफ गुड्स। बार्टरिंग ऑफ गुड्स भी क्या हो जाएगा, यानी कि बिना पैसे के कोई लेन देन करना। उसके बाद बट ए बैंक कैन रियलाइज द सिक्योरिटीज गिवन टू इट और हेल्ड बाय इट फॉर ए लोन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट लेंट। लेकिन जो बैंक है वो ऐसी सिक्योरिटीज को रियलाइज कर सकता है, उनको एनालाइज कर सकता है जो कि किसी पर्सन ने लोन लेने के लिए उन सिक्योरिटी को दिया, जो बैंक को दी गई है, तो उन सिक्योरिटी को जो बैंक है वो रियलाइज कर सकता है, उनको वो जो एनालाइज कर सकता है। वैसे सेक्शन 8 में क्या बोला कि जो बैंक है वो प्रोहिबिट है कि वो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करेगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है सेक्शन 9 प्रोहिबिट्स ए बैंकिंग कंपनी फ्रॉम होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि सेक्शन 9 में क्या बताया गया कि जो बैंकिंग कंपनीज है वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि मान लो कोई प्लॉट ले लिया, कोई जगह ले ली, ठीक है, कोई जमीन ले ली, तो इस तरीके की कोई बिल्डिंग ले ली जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं हो सकती, इस तरीके की कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक नहीं अपने पास रख सकता। Howsoever acquired except as is required for its own use। और सिर्फ कब रख सकता है, जब वो अपने यूज के लिए अपना उसको यूज कर रहा हो। ऐसा नहीं है जैसे मान लो हम है, तुम कोई भी जमीन या कोई बैंकिंग जो कोई और कंपनी है वो कोई भी प्लॉट या कोई भी जमीन लेके रख सकते हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनी तो ऐसा नहीं कर सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट किस केस में, कि अगर वो उसको खुद यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो बैंक है, अब उसको कहीं ना कहीं ओपन करना पड़ेगा। अब जो जमीन होती है वो रेंट पे ली जाती है, यानी कि उसको होल्ड वो कर सकते हैं, वैसे कोई भी इस तरीके की होल्ड वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 7 years फ्रॉम एक्विजिशन, यानी कि जो उस पर कब्जा करने के 7 साल तक उसको वो यूज कर सकते हैं। और RBI में एक्सटेंड द अबोव पीरियड बाई 5 years, और जो RBI है उस 7 साल को आगे भी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें 2 कैटेगरी हमारे पास आती है। फर्स्ट है होल टाइम, यानी कि जो फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या आ गया CMD,
MD एंड ED, और दूसरा होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स के बारे में, बैंक के डायरेक्टर्स जो होते हैं। तो इसमें हमारे पास है बैंकिंग सेक्शन 10.1 है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स है, हमने पढ़ा कि दो कैटेगरी होती है, एक तो होल टाइम और एक पार्ट टाइम। तो जो होल टाइम डायरेक्टर है उसके बारे में देखिए क्या बोला गया है। कैन होल्ड ऑफिस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years ऑफ एट एनी वन टाइम, कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स है वो मैक्सिमम 5 साल तक के लिए जो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वो डायरेक्टर रह सकते हैं एट एनी टाइम। किसी भी 5 साल के लिए वो एक बार में वो 5 साल के लिए जो डायरेक्टर बन सकते हैं फुल टाइम। उसके बाद द टर्म कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years ऑन ईच ओकेजन। और इसको जब 5 साल एक बार हो जाएंगे तो 5 साल के बाद उनको लीव करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगले 5 साल। एक बार में सिर्फ 5 साल ही एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसकी प्रोविजन कहाँ पे है? सेक्शन 10A के 2A में। सेक्शन 10.1C3 में तो बोला गया कि एक होल टाइम जो डायरेक्टर होगा वो 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता और उसको 5 साल बढ़ाया जा सकता है। ये कहाँ पे बोला गया? 10A 2A में। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कैन होल्ड ऑफिस फॉर कंजिक्यूटिव पीरियड एक्सीडिंग 8 years, यानी कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है वो 8 साल तक जो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 8 साल तक वो जो डायरेक्टर रह सकते हैं। उसके बाद इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्स ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिब्यूट कैन नॉट बी अपॉइंटेड होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि ऐसे पर्सन जिनके ऊपर कोई केस हो, कोई क्रिमिनल केस हो या कोई इंसॉल्वेंट हो, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे स्टाफ में से किसी भी को फुल टाइम यानी होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर्स कैन बी डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। और जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे, जो फुल टाइम डायरेक्टर होगा, वो एक साथ ही कि साइमल्टेनियसली किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, एक्सेप्ट सब्सिडरी और ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट। सिर्फ कब हो सकता है कि जब वो कंपनी सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड हो, उसमें वो डायरेक्टर हो सकता है। अदरवाइज किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी से या बैंक में वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कमीशन और शेयर और इन प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग कंपनी। और जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे उनके पास कोई भी कमीशन या शेयर, प्रॉफिट में शेयर नहीं होता बैंकिंग कंपनी का। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 10A2, not less than 51% of total number of directors should have knowledge or other experience of accountancy, agriculture, rural economy, banking corporation, economics, law, finance, small scale industry, etc. यानी कि जो 51% डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर होंगे, अब कितने डायरेक्टर होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, कि कम से कम 51% जो डायरेक्टर होंगे उनके पास इनमें से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और कौन कौन सी नॉलेज हो सकती है, या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि अकाउंटेंसी का, एग्रीकल्चर का, रूरल इकोनॉमी। तो इस तरीके के जो फील्ड हैं उसके अंदर कम से कम 51% जो डायरेक्टर्स हैं उनका वहाँ पर होल्ड होना चाहिए, उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑफ दीज 51% एट लीस्ट 2 should have special knowledge or practical experience of agriculture and रूरल इकोनॉमी एंड और कॉरपोरेशन एंड और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और इनमें से जो 51% जो हमने डायरेक्टर बताए उनमें से भी कम से कम 2 जो डायरेक्टर होंगे उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का? एग्रीकल्चर का, रूरल इकोनॉमी या फिर किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, आप डायरेक्टर बन जाओगे।
डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है और साथ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होती है, क्योंकि इतने बड़े बैंक को, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस को संभालने के लिए, ठीक है, आप ऐसे ही नहीं वहाँ पर पहुँच सकते। आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ बैंक वेट्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड एज पर सेक्शन 10 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैज टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। और जितने डायरेक्टर होंगे उनमें से एक डायरेक्टर को चूज किया जाता है, अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का चेयरमैन उसको अपॉइंट किया जाता है। इफ ही इज होल टाइम डायरेक्टर, और अगर वो डायरेक्टर, यानी कि दो टाइप के डायरेक्टर थे, पार्ट टाइम और होल टाइम, और अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है, ही इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, तो उसके जो बैंक की मैनेजमेंट भी उसको सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द बैंक इज इंटरेस्टेड विद एमडी, और जो बैंक की मैनेजमेंट है वो किसको दी जाती है, एमडी को। इफ द चेयरमैन इज ए पार्ट टाइम डायरेक्टर, अगर चेयरमैन जो पार्ट टाइम डायरेक्टर, अगर होल टाइम डायरेक्टर है फिर तो बैंक की मैनेजमेंट किसको दे दी जाएगी, उस चेयरमैन को दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो चेयरमैन जो है, वो डायरेक्टर जो है वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, तो वो किसको दी जाएगी, एमडी को। उसके बाद आरबीआई may require a banking company to elect or appoint any other person as whole-time chairman or MD if in its opinion he is not fit and proper to hold office। और जो आरबीआई है वो किसी बैंकिंग कंपनी को इलेक्ट करने के लिए अपॉइंट कर सकती है, कि किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, होल टाइम डायरेक्टर या फिर एमडी, अगर वो उनकी ओपिनियन में वो फिट नहीं है ऑफिस के लिए, ऑफिस होल्ड करने के लिए फिट नहीं है, तो बैंकिंग कंपनी को इलेक्ट करके वो किसी दूसरे पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है, कौन, आरबीआई। नेक्स्ट है इफ द बैंकिंग कंपनी फेल्स टू कंपाइल विद 2 month आरबीआई में रिमूव और अपॉइंट ए सुटेबल पर्सन। और अगर जो बैंकिंग कंपनी जो अपॉइंट की गई थी, आरबीआई ने अपॉइंट की थी कि वो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करे, तो अगर वो 2 महीने तक उसको अपॉइंट नहीं कर सकते तो आरबीआई जो उसको रिमूव कर सकती है और एक सुटेबल पर्सन को, अपने बेस पे एक सुटेबल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में देखिए क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा हमारे पास, जो बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन 1 स्टेट, उसके लिए कितनी होती है, 5 लाख की। जो बैंक है इंडिया के अंदर है और उनका बिजनेस भी कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है या फिर एक स्टेट से ज़्यादा है, तो उनका कितना है, 5 लाख। और जो मुंबई में और कोलकाता में या फिर दोनों में, उनका कितना होता है मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व, 10 लाख। उसके बाद बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की, जो बैंक है जो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर है, उनका क्या होगा हमारे पास, देखिए इफ इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई और कोलकाता, और अगर उनका जो बिजनेस है मुंबई या कोलकाता में नहीं है तो 15 लाख, और अगर उनका बिजनेस मुंबई और कोलकाता के अंदर भी है या दोनों में है तो कितना होगा, 20 लाख, जो क्या होगा मिनिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व। इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी आपके कोलीग्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। कि तैयारी लगभग 4th ईयर हमारे पास आए और बिल्कुल फ्री में, हमने 3 साल बिल्कुल फ्री में हमने पढ़ाया, 2 साल। पिछले बार भी एक मामूली सा जो अमाउंट पे करके आप मॉक टेस्ट वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते थे, और अब की बार ये मॉक टेस्ट लेके आएंगे। बाकी सारा जो सिलेबस है आपके पास बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।